नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों पर नजर डालेंगे। शुरुआत हेडलाइन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पड़ोसी देश को दी आतंकवाद पर लगाम लगाने की नसीहत। दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का संबोधन। कहा, नए भारत में है आतंक के पनाहगारों को घर में घुसकर सबक सिखाने की क्षमता। युवाओं में अनुशासन और समर्पण की भावना जगाने के लिए एनसीसी की प्रशंसा। पाकिस्तान की ओर से की गई किसी भी कार्रवाई का जवाब देने के लिए भारत पूरी तरह तैयार। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने की राज्यसभा टीवी से खास बातचीत। कहा, सेना के पास हर तरह के विकल्प हैं मौजूद। देशद्रोह का आरोपी जेएनयू का छात्र शर्जिल इमाम बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार। शर्जिल का भाई मुजम्मिल इमाम को भी दिल्ली पुलिस ने लिया हिरासत में। अलीगढ़ में बेहद आपत्तिजनक और भड़काऊ भाषण देने के आरोप में दिल्ली, असम समेत 6 राज्यों में शर्जिल पर देशद्रोह का मुकदमा है दर्ज। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मी तेज। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर लगाया आरोप। कहा, जेएनयू जांच मामले की फाइल को मंजूरी दी होती तो नहीं होता शाहीन बाग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कोंडली में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में रैली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया करावल नगर में रोड शो। और कोरोना वायरस का भारत में नहीं है कोई मामला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दिल्ली में की उच्च स्तरीय बैठक। कहा, सरकार ने उठाए सभी तरह के एहतियाती कदम। चीन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार ने तेज की कार्रवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पड़ोसी देश का नाम लिए बगैर आतंकवाद पर लगाम लगाने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी मुल्क भारत से 3 युद्ध हार चुका है। सेना चाहे तो उसे 10 दिन में हरा सकती है। प्रधानमंत्री आज दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर की रैली को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पड़ोसी देश को नसीहत दी कि वो इससे बाज आए। एनसीसी कैडेट्स को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले जब सेना एक्शन के लिए कहती तो उन्हें मना कर दिया जाता था, लेकिन आज का नया भारत आतंक के सरपरस्तों को उनके घर में जाकर सबक सिखाने की क्षमता रखता है। हमारा पड़ोसी देश हमसे 3 युद्ध हार चुका है। हमारी सेनाओं को उसे धूल चटाने में हफ्ते 10 दिन से ज्यादा का समय नहीं लगता। ऐसे में वो दशकों से भारत के खिलाफ छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। हमारी सेनाएं एक्शन के लिए कहती तो उन्हें मना कर दिया जाता, टाल दिया जाता। आज युवा सोच है, युवा मन के साथ देश आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले की सरकारों ने दशकों तक नागरिकता संशोधन कानून, शत्रु संपत्ति बिल को लटकाए रखा। उनकी सरकार ने जब कानून बनाया तो उस पर भी सांप्रदायिकता का रंग चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान में हिंदू बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन विपक्ष को ये सब नहीं दिखता। जो लोग धार्मिक प्रताड़ना की वजह से भागकर भारत आए हैं, उनमें से ज्यादातर हमारे दलित भाई बहन हैं। ऐसे लोगों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को रोकने के लिए, भारत के पुराने वायदे को पूरा करने के लिए आज जब हमारी सरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आई है,
ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता दे रही है, तो कुछ राजनीतिक दल अपने वोट बैंक पर कब्जा करने की स्पर्धा में लगे हैं। बोडो समझौते का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर के साथ पूरे देश में शांति स्थापित होती जा रही है। उन्होंने कहा कि दशकों तक पूर्वोत्तर की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को नजरअंदाज किया गया। अब उनकी सरकार ने वहां के लोगों का विश्वास और मन जीता है। पिछले 5-6 दशकों में देश के ऐसे क्षेत्र और विशेषकर असम जिस स्थिति से गुजरा है, उसे बदलने के लिए कोई ठोस पहल कभी नहीं की गई। हमने एक तरफ नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए अभूतपूर्व योजनाओं की शुरुआत की और दूसरी तरफ बहुत ही खुले मन और खुले दिल के साथ सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत शुरू की। इससे पहले दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री ने एनसीसी परेड की सलामी ली और एनसीसी को देश की युवा शक्ति में अनुशासन, एकाग्रता और देश के प्रति समर्पण की भावना को मजबूत करने का बहुत सशक्त मंच बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। गुजरात के गांधीनगर में तीसरे वैश्विक आलू सम्मेलन को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के प्रयास और सरकारी नीतियों का ही नतीजा है कि खाद्य उत्पादन में भारत दुनिया के सर्वोच्च 3 देशों में शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में आयोजित तीसरे विश्व आलू सम्मेलन को दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। उन्होंने कहा कि साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को लेकर तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े क्षेत्रों को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। ड्रिप या स्प्रिंकलर इरिगेशन को प्रमोट किया गया। साथियों, गुजरात के ये प्रयोग बीते 5 वर्ष में पूरे देश के लिए भी हर कोने में पहुंचाने का भारत सरकार ने भरपूर प्रयास किया है। साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को लेकर के हम लगातार आगे बढ़ते गए हैं और बहुत कुछ अचीव करते गए हैं। महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में आधुनिक जैव तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन, ड्रोन का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर बूंद से अधिक फसल के मंत्र और सूक्ष्म सिंचाई पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का जोर कृषि तकनीक आधारित स्टार्टअप्स को विकसित करने पर भी है। सरकार का प्रयास है कि खेती की लागत कम हो, किसान का खर्चा कम हो। सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से किसानों के अनेक छोटे खर्चों को पूरा करने में मदद मिली है। अब तक 8 करोड़ किसानों को इसका लाभ सीधा उनके बैंक खाते में पहुंच चुका है। 10 साल के अंतराल पर होने वाले आलू सम्मेलन का मकसद आलू के क्षेत्र में हुए कार्य की समीक्षा और अगले दशक के लिए रोड मैप तैयार करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार की मंशा सभी राज्यों के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखने की है। छत्तीसगढ़ में रायपुर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 22वीं बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र राज्य की बेहतरी के लिए सभी मोर्चों पर मदद करने का इरादा रखती है। बैठक में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने शिरकत की। सबको इतना निश्चित रूप से आश्वस्त करना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पूर्ण रूप में संविधान के स्पिरिट को समझकर
राज्यों के साथ लगातार खड़ी है। दिशा केंद्र सरकार की राज्यों के साथ समन्वय की है, सहकार की है, और इसी को आगे रखते हुए हम सभी राज्यों के साथ उनकी दिक्कतों में, उनको बजटरी सपोर्ट के बारे में, उनके विकास के बारे में और कानून और व्यवस्था के बारे में भी इनके साथ हमेशा की तरह आगे पर भी खड़े रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 6 महीने के भीतर ही कांग्रेस को प्रदेश की जनता ने नकार दिया और विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशियों को जिताया। जनता समझ गई है कि विकास केवल बीजेपी की सरकार में ही हो सकता है। 13 करोड़ लोगों के घर में गैस के सिलेंडर पहुंचाए, 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए, लगभग 5 करोड़ लोगों को घर दिया, हर घर में एलईडी बल्ब पहुंचाया, हर घर में बैंक अकाउंट पहुंचाया और 60 करोड़ लोग और 10 करोड़ परिवार को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने। भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग के वरिष्ठ अधिकारी को आज तलब किया और सिंध प्रांत में एक हिंदू लड़की के उत्पीड़न के मामले में कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। भारत ने पाकिस्तान सरकार से इस मामले की तुरंत जांच करने और अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय सहित नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाने को कहा है। गौरतलब है कि 25 जनवरी को सिंध प्रांत के हाला शहर में एक हिंदू लड़की का शादी समारोह में अपहरण कर जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया गया था। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा कि भारत पाकिस्तान की ओर से की गई किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए तैयार है और सेना के पास इसके लिए हर तरह के विकल्प हैं। सेना प्रमुख ने राज्यसभा टेलीविजन से खास बातचीत में ये बात कही। What has changed is that the whole world has come to realize that what a threat terrorism is. It is not the problem of a single country, but it is a global threat. And to that extent, we have got a lot of global support now for our fight against terrorism. And that is one of the major advantages or plus points that has happened in the recent past. With that as, as the backdrop, we will continue with our fight against terrorism. We are well prepared for that, and I'm sure that we will be successful. और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटी से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। कैसे बदलेगी ग्रामीण भारत की तस्वीर? ग्रामीण विकास को कैसे मिलेगी रफ्तार? बजट के पिटारे से भारत के ग्रामीण भारत की क्या है उम्मीदें? देखिए देश देशांतर रात 8:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जेएनयू के छात्र शर्जिल इमाम को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने शर्जिल को बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया। शर्जिल पर भड़काऊ भाषण देने और राजद्रोह जैसे संगीन आरोप हैं। दिल्ली के शाहीन बाग में चल रहे विरोध प्रदर्शन का भी शर्जिल सह समन्वयक था। पिछले कई दिनों से 5 राज्यों की पुलिस टीमें शर्जिल की तलाश रही थीं। आज पहले जहानाबाद से ही शर्जिल के भाई मुजम्मिल इमाम को गिरफ्तार किया गया, फिर उसकी थोड़ी देर बाद शर्जिल को भी गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक शर्जिल वेश बदलकर जहानाबाद में रह रहा था। दिल्ली पुलिस शर्जिल से पूछताछ कर रही है, जिसमें कई अहम खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। और वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पुलिस की कार्रवाई को उचित बताते हुए कहा कि संविधान और देश से बड़ा कोई नहीं है। पीछे पुलिस है तो पकड़ेगी ना भाई, और वो तो कानून की बात है। ये सब तो कानून की बात है और देश के हित में देश का जो संविधान है, अब उससे अलग नहीं करना चाहिए किसी को।
निर्भया मामले के दोषी मुकेश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट बुधवार को इस पर अपना फैसला सुनाएगा। इस याचिका में राष्ट्रपति के दया याचिका खारिज करने के आदेश को चुनौती दी गई है। साथ ही डेथ वारंट 1 फरवरी के डेथ वारंट पर भी रोक लगाने की मांग की गई है। दोनों ही मामलों में बुधवार को फैसला होगा। मुकेश की दया याचिका को राष्ट्रपति ने 17 जनवरी को खारिज कर दिया था। हालांकि बाकी 3 दोषियों ने राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दाखिल नहीं की। पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के चारों दोषियों को 1 फरवरी को फांसी देने की तारीख तय कर रखी है। सबरीमला मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जिरह की समय सीमा तय की। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से 10 दिन में जिरह पूरी करने को कहा। इस मामले की सुनवाई 9 जजों की बेंच करेगी। इससे पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सभी पक्षों के वकीलों की बैठक हुई जो बेनतीजा रही। सॉलिसिटर जनरल ने ही सुप्रीम कोर्ट से जिरह की समय सीमा तय करने का आग्रह किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जिरह की समय सीमा तय की। इंसान अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और क्षमता से अपने जीवन को आकार दे सकता है और परिवर्तन ला सकता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ये बातें कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ एक्सीलेंस द्वारा आयोजित कलाम सम्मेलन में कही। उपराष्ट्रपति ने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को याद करते हुए कहा कि उन्होंने भारत को एक विकसित देश बनाने का सपना देखा था। उन्हें भारतीय युवाओं की क्षमता पर विश्वास था और वो चाहते थे कि युवा देश के परिवर्तन में अग्रणी भूमिका निभाएं। He is a shining example that human beings can shape their lives through the will, persistence, ability and sheer courage. His character, commitment and inspirational vision inspires the youth of the country. He firmly believed in the potential of Indian youth and wanted them to be leaders in the country's transformation. उपराष्ट्रपति ने युवाओं से जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं के समाधान के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग करने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज युवाओं को कौशल भारत, डिजिटल इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन जैसी योजनाओं का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। He had said, I quote, "Children have hard-wired ability to be creative, imaginative and innovative that often diminishes along the way. These inherent capabilities have to be identified and encouraged to have a new breed of innovative thinkers who are prepared to solve future challenges of our world." उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं है और शांति से ही देश का विकास हो सकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जो लोग हिंसा भड़का रहे हैं वो जन विरोधी हैं और राष्ट्रहित के खिलाफ काम कर रहे हैं। Bullet will never get you power. Ballot is more powerful than bullet. And violence is no solution. Revolution will never come through bullet. That too in a modern country, in a developing country, in a democratic country. India is the largest parliamentary democracy in the world. प्रपंचों का। और आइए यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। आपकी समस्या, आपकी तकलीफ, आपका अधिकार, आपका विश्वास। देखिए आपका कानून हर रविवार सुबह 10 बजे से लाइव सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। और आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों पर। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जेएनयू जांच मामले को मंजूरी नहीं दी। अगर उन्होंने फाइल को मंजूरी दी होती तो आज शाहीन बाग जैसा मुद्दा नहीं होता। उन्होंने शाहीन बाग में लग रहे नारों पर सवाल उठाते हुए कहा
कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की भूमिका और 120 करोड़ रुपए कहां और किसे बांटे गए ये सब जानते हैं, सबको जानने की जरूरत है। और इस बीच प्रवर्तन निदेशालय ने पीएफआई के 7 लोगों को कल पूछताछ के लिए बुलाया है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए और राजनीतिक स्वार्थ के लिए असामाजिक तत्वों को मंच देंगे और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के ही लोग हिंसा में लिप्त थे। 20 दिसंबर को 21 दिसंबर को जो हुआ, उनके विधायक और कॉर्पोरेटर दोनों एफआईआर है उनके ऊपर। बहुत सारी खबरें हैं। पीएफआई के कार्यालय नए कैसे खुले, 130 अकाउंट में कितने कहां पैसे गए, तुरंत वो पैसे कैसे निकाल दिए गए, और 130 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के कोंडली विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में रैली की। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सीएम भरोसे के काबिल ही नहीं हैं। उन्होंने दिल्ली सरकार पर जनता से वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया। अन्ना हजारे जो उनका एक प्रकार से गुरु था, जिसका दामन पकड़कर उन्होंने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया था, यदि उसके भरोसे को तोड़ दिया तो वह दिल्ली की जनता के भरोसे को कैसे कायम रखेगा, यह बात हमारी समझ के परे। वादे बहुत सारे किए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जितने भी वादे केजरीवाल ने किए हैं, सारे वादों को पूरा किया है कि नहीं किया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुफ्त में फ्री वाईफाई का वादा किया था, तो फ्री वाईफाई का वादा उन्होंने पूरा किया है कि नहीं किया है? फ्री वाईफाई जवानों आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही? उन्होंने कहा था कि हम 5000 नई डीटीसी की बसें चलाएंगे, तो 5000 बसें आ गई ना, चल रही हैं डीटीसी की बसें कि नहीं आ रही? मैं समझता हूं आधी भी आ गई होती तब भी हमारे दिल्ली वालों का भला हो गया होता। आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली में चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने करावल नगर में रोड शो किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने 5 साल दिल्ली के हितों में काम किया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ काम करना बाकी है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमने प्लान करा है। एक तो सीसीटीवी कैमरे लगवा रहे हैं पूरी दिल्ली में, दूसरा स्ट्रीट लाइट्स लगवा रहे हैं जहां जहां अंधेरे हैं, बसों में मार्शल्स की नियुक्ति करा दी। अब दिल्ली की हर कॉलोनी, हर गांव, हर मोहल्ले में मार्शल की नियुक्ति करेंगे, आपको अपराध से मुक्ति दिलाने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। तो अगले 5 साल में और भी बहुत सारे काम करने हैं। भारत में अब तक कोरोना वायरस का एक भी मामला सामने नहीं आया, लेकिन इसको लेकर सरकार पूरी एहतियात बरत रही है। कोरोना वायरस को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने आज उच्च स्तरीय बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। देश में एनआईवी पुणे के बाद 4 और स्थानों पर वायरस के टेस्टिंग के लिए फैसिलिटीज़ क्रिएट कर दी गई हैं 4 लैब्स में, और आने वाले कुछ ही दिनों में ये 10 स्थानों पर वायरस को टेस्ट करने की फैसिलिटीज़ होंगी। सभी ऐसे संबंधित शहरों में हॉस्पिटल्स में आइसोलेशन के लिए, अच्छे क्वालिटी के ज़रूरत पड़ने पर ट्रीटमेंट के लिए, उनको सर्वेलेंस में रखने के लिए स्पेशल बेड्स क्रिएट कर दिए गए हैं।
चीन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार ने कार्रवाई तेज कर दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन में मौजूद भारतीयों को जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। चीन के वुहान से भारतीयों को निकालने के लिए बीजिंग में भारतीय दूतावास टीम चीन की सरकार के साथ संपर्क में है। हमारे राजदूतावास जो हैं चीन के सरकार के साथ उनका संपर्क है, तो हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं कि इवैक्यूएशन का जो है प्लेन भेज के हमारे स्टूडेंट, ज़्यादातर स्टूडेंट है उस शहर में, वुहान शहर में, तो उनको वापस कैसे लाया जाए। तो ये प्रयास जारी है, इसमें कुछ दिन लगेंगे, पर आप पूरा भरोसा करिए कि भारत सरकार इस पर लगी है और ज़रूर कुछ दिनों में कुछ आप लोगों को सूचना मिलेगी। जो बच्चे जो हैं वो अभी तक सब बिल्कुल ठीक है। अभी तक हमें ऐसी कोई खबर नहीं आई कि कोई बच्चा वो कोरोना वायरस से बीमार है। रोज़ हमारे एम्बेसी जो है उनके साथ फ़ोन पे भी कांटेक्ट रखते हैं, इंटरनेट पे भी कांटेक्ट रखते हैं। और अब बात जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की। पंजाब और राजस्थान के सीमाई इलाकों में किसान टिड्डियों से परेशान हैं। पंजाब के अबोहर और मुक्तसर में कई खेतों में टिड्डियां देखी गई। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ओर से आती हैं। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का कहना है कि अभी इससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सीमावर्ती जिलों में लगातार निगरानी और सतर्कता जरूरी है। विश्वविद्यालय का कहना है कि सर्दियों में टिड्डी दल का दिखना नई घटना है। इसकी एक वजह जलवायु परिवर्तन हो सकता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम विशेष।